आइए देखते हैं कि भाग 4 में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा पॉइंट, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। मानिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तीसरा अर्थात अभिक्रिया का वेग ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्हेनियस समीकरण, जो कि ताप से प्रभावित समीकरण है। चौथा पॉइंट है हमारा सक्रियण ऊर्जा और पांचवा पॉइंट है हमारा संघट्ट सिद्धांत। एक एक बिंदु को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए बच्चों और नोट करिए हमारे साथ साथ। चलिए, हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ा बच्चों कि अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है। अर्धायु काल क्या है? अर्थात जब अभिकारक का सांद्रण आधा रह जाता है या अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्धायु काल। हमने शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल निगमित कर लिया। अब हम यहाँ पे इस भाग में प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान निगमित करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है, हाफ लाइफ पीरियड है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, अर्थात वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। परीक्षा में भी ये पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आइए इसके हम व्यंजक पर नजर डालेंगे। चलिए, हमने पिछली कक्षाओं में बच्चों पढ़ा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या हमें समीकरण प्राप्त हुआ, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग बेस 10 R नॉट डिवाइडेड बाय R। ये हमने पिछले कक्षा में पढ़ा और हमने ये देखा कि हमें प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ये प्राप्त होता है। अब जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है बच्चों कि टी हाफ, हमने अर्धायु काल को किससे प्रदर्शित किया, T इज इक्वल टू टी हाफ पर। तो जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा R, जो R होगा वो क्या हो जाएगा, R नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, R नॉट डिवाइडेड बाई 2। कब, T हाफ पर। हम इन दोनों का मान रखेंगे इस समीकरण पे और हम देखते हैं कि मान रखने पर, मान क्या रखेंगे, T के स्थान पे T हाफ रखेंगे और R के स्थान पे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, R नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी जब अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्धायु काल, जिस समय पे संपन्न होती है। हमने यहाँ पे मान रखा इस समीकरण पे बच्चों, तो हमने मान रखने पर क्या प्राप्त हुआ, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T हाफ log 10 R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी R का जो मान है यहाँ पे कितना हो जाएगा, R नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो हम देखते हैं कि जो R नॉट है ये क्या है बच्चों, हमने पहले भी आपको बताया है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और ये R नॉट डिवाइडेड बाई 2 क्या है, T हाफ पर जब आधा समय बीत जाता है तो अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है। तो R का मान क्या हो जाता है यहाँ पे, R नॉट डिवाइडेड बाई 2। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हमें क्या समीकरण प्राप्त होगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ और log 2। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि T हाफ बराबर, अब हम इसको K को यहाँ ले आएंगे और T हाफ, हमें हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, समीकरण हम उसका निगमित कर रहे हैं, तो K को हम यहाँ ले आएंगे और T हाफ को हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू, अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.301,
अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 0.693 डिवाइडेड बाय के, अर्थात टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय के। जैसा कि हम ये समीकरण देख रहे हैं बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल का समीकरण है और यहाँ पे हमें कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है, प्रूफ होता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, अर्थात प्रभावित नहीं होता है। अतः नीचे दिया भी है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ ये बताना चाहूंगी कि आपसे कई तरह से प्रश्न बच्चों पूछ सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक निगमित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आपको ये पूरा सूत्र जो है यहाँ से निगमित करना पड़ेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो ताप से कैसे प्रभावित होता है। हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा और हमने उसमें ये अध्ययन किया था कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है या रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है वो ताप के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप किस तरह से निर्भर करता है, यानी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि होती है, अर्थात यदि हम 10 डिग्री ताप वृद्धि कर देते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसा हो जाएगा, वेग स्थिरांक में दुगनी वृद्धि होती है। इसे हम कहते हैं बच्चों ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। यह 10 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन होने पर अभिक्रिया के दर स्थिरांकों का अनुपात होता है। ताप गुणांक बराबर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक, मतलब जब हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं उस समय दर स्थिरांक का मान क्या है, डिवाइडेड बाय T डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक का मान क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता है उसकी व्याख्या किसने की बच्चों, अभी आर्हेनियस व संघट्ट सिद्धांत द्वारा की जाती है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि संघट्ट सिद्धांत द्वारा की जाती है जो कि दो कारकों पर आधारित होती है। चलिए देखें दो कारक कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या है, F इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई Z। यहाँ Z क्या है, संघट्ट की आवृत्ति है और F क्या है बच्चों, संघट्ट की कुल संख्या का वह प्रभाज जो प्रभावी है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इन दोनों पर निर्भर करता है। आइए देखें इन दोनों कारकों को अध्ययन करें, ये क्या है। तो पहला कारक जो है वो है संघट्ट आवृत्ति। यहाँ ये देखते हैं कि जो अभिक्रिया मिश्रण होता है, जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं उसे अपन अभिक्रिया मिश्रण कहते हैं। तो अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। और इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जो ताप पे डिपेंड करता है वो है हमारा प्रभावी टक्कर, यानी ताप बढ़ने पर
टक्करों की संख्या बढ़ती है। अर्थात प्रभावी टक्कर क्या होंगे? प्रभावी और अप्रभावी टक्कर दो तरह से हो सकते हैं। तो प्रभावी टक्कर क्या है? हम ये देखते हैं कि वे टक्कर जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, प्रभावी टक्कर कहलाते हैं। अर्थात प्रभावी टक्कर हम तभी कह पाएंगे यदि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अभिकारक आपस में भाग ले रहे हैं और यदि वो अभिकारक आपस में टकरा करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो टक्कर कहलाएगा प्रभावी टक्कर। यानी यदि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो वह टक्कर कहलाएगा हमारा प्रभावी टक्कर। आगे देखते हैं कि आर्हेनियस समीकरण किस प्रकार से टेम्परेचर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप से प्रभावित करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जो कि स्पष्ट है। यहाँ पे हम इसका विस्तृत अध्ययन अभी आगे करेंगे। ई ए यहाँ पे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर यहाँ पे गैस स्थिरांक, टी जो है तापमान है, ए यहाँ पे फैक्टर है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे निकालेंगे आर्हेनियस समीकरण। तो बच्चों अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन आर्हेनियस ने किया और उन्होंने इस अध्ययन को एक समीकरण के रूप में दिया जिसे कि हम आर्हेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक समीकरण का सुझाव दिया जो कि वेग स्थिरांक अर्थात के की व्याख्या एक ताप फलन के रूप में करता है। अर्थात के इज प्रपोर्शनल टू एफ, F इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, या K जब यहाँ प्रोपोर्शनल है F तो F बराबर क्या है? माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो K इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, अर्थात K बराबर A ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए ये संघट आगे आवृत्ति फैक्टर कहलाता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ जो आर्हेनियस समीकरण बच्चों प्राप्त हुआ है वो है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ई ए क्या है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस स्थिरांक और टी जो है टेम्परेचर है। आगे देखते हैं K यहाँ पे वेग स्थिरांक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्हेनियस गुणक है, ये क्या है हमारा? आवृत्ति गुणक, या इसे आर्हेनियस गुणक भी कहते हैं और इसे पूर्व चरघातांकी गुणक भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसको नोट करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे। आर क्या है? गैस स्थिरांक। ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा, जो किसी भी अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। अब हम समीकरण 1 जो हमें प्राप्त हुआ है बच्चों, उसका हम लॉग लेंगे। तो लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A प्लस लॉग नेचुरल E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A प्लस, अब ये पावर है इस तरह से आ जाएगी, माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग नेचुरल E की पावर E। आगे देखते हैं लॉग नेचुरल E की पावर E का मान कितना होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू लॉग नेचुरल A माइनस ई ए अपॉन आर टी, चूंकि ये भाग जो है वो हमारा 1 हो गया है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बताया बच्चों, पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया कि जब भी लॉग की नेचुरल या लॉग बेस E को हम लॉग 10 बेस पे कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 का गुणा करते हैं। तो लॉग 10 की बेस पे यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। log 10 बेस K इज इक्वल टू log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। यहाँ तक बच्चों आशा है समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो log 10 K है ये है, इसको y अक्ष में, y एक्सिस पे तथा 1/t, यहाँ पे 1/t को s x अक्ष में हम आरेखित
करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इस सरल रेखा को हमने पिछले कक्षा में अध्ययन किया कि जो सरल रेखा प्राप्त होती है वो समीकरण y = mx + c से उसकी तुलना करते हैं और तुलना करने पर जो रेखा का अंतःखंड होता है वो हमें log a प्राप्त होता है। अतः ढाल जो प्राप्त होगी बच्चों वो प्राप्त होगी -EA/2.303 r। ये हमारा समीकरण 3 बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमने ग्राफ प्लॉट किया किस पे, log 10 के और 1/t के बीच। तो ये जो हमारा स्लोप, ये जो ढलान दिख रही है बच्चों, इसका मान कितना होगा -EA/2.303। तो यहाँ तक आपको पूरा समीकरण निगमित करना पड़ेगा बच्चों और ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा जब भी आर्हेनियस समीकरण आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि जो EA और A के मान दो भिन्न तापों पर दर स्थिरांक के मान निर्धारित कर ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी और A के मान को दो भिन्न तापों पर, जो भिन्न भिन्न ताप और दो स्थिरांक पर, दो भिन्न भिन्न स्थिरांक के मान पर हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि माना हम T1 और T2 ताप ले लें तो अभिक्रिया के जो दर स्थिरांक होंगे वो क्रमशः क्या होंगे, समीकरण 2 से log 10 K1 = log 10 A -EA/2.303 RT1 log 10 K2 = log 10 A -EA/2.303 RT2। यदि दो भिन्न भिन्न ताप दिए हैं और दो भिन्न भिन्न स्थिरांक दिए हैं तो हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 4 को 5 से घटा देंगे तो log 10 K2 - log 10 K1 = EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके किस तरह से लिख सकते हैं, log 10 K2/K1 = -EA/2.303 R into 1/T1 - 1/T2। या इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, बाकी तो सॉल्व है बच्चों, इसको पूरा हम LCM लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, log 10 K2 / K1। अब हम यहाँ पे देखते हैं log 10 K2 / K1 = -EA/2.303 R T2 - T1 और T1 T2। यहाँ हमने LCM ले लिया बच्चों तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये इस फार्मूलों के द्वारा यदि हमारे दर स्थिरांक 2 है और यदि हमारा टेम्परेचर 2 है, T1 और T2 है, तो हम इस फार्मूले को उपयोग करके हम गणितीय सवाल को हल कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है, सब मान दिया रहता है, आपको निकालना पड़ता है। यदि किसी एक का मान नहीं दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है। जैसा कि आप यहाँ चित्र से आपका स्पष्ट है, लो कंसंट्रेशन होगा तो फ्यू कोलिजन्स होंगे, मतलब कम इनका संघट्ट होगा। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपस में ये ज़्यादा टकराएंगे अणु। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये संघट्ट हो रहा है और इसमें नो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एक ही तरह के अणु टकरा रहे हैं तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया संपादित नहीं हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब दो भिन्न प्रकार के अणु आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे समीकरण में यहाँ पे उत्पाद यहाँ हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चित्र से स्पष्ट है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। चलिए आगे इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अब देखते हैं कि सक्रियण ऊर्जा है क्या। पहले तो परिभाषा देख लें और ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है बच्चों, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इन्हें नोट करिए कि सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा है जो कि अभिकारक स्पीशीज को उनकी सामान्य ऊर्जा अवस्था के अतिरिक्त दहली ऊर्जा के बराबर होने के लिए प्रदान की जाती है। मतलब जो हर अणु में एक सामान्य ऊर्जा होती है, उस अवस्था के अतिरिक्त जो एनर्जी होती है, हर अणु अपने में एक ऊर्जा की मात्रा उसमें रहती है, लेकिन जो अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा होती है
जो दहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए प्रदान की जाती है उसे कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल ई ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या फॉर्मूला है, अपन इसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? यानी सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा ऋण अभिकारक की सामान्य ऊर्जा। यानी सक्रियण ऊर्जा दहली ऊर्जा जो होती है उसके और अभिकारक की सामान्य ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। चलिए यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया से हम स्पष्ट कर लें कि किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए। तो यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया बच्चों आप देख रहे हैं H2 + I2 = 2HI। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये H2 H और I ये दोनों अभिकारक हैं, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं डॉट डॉट, मतलब ये एक सक्रिय मध्यवर्ती उत्पाद बना रहा है, सक्रियत संकुल बना रहा है, जो कि सक्रियत संकुल टूट करके किसमें बना रहा है? उत्पाद। तो यहाँ बच्चों ये स्पष्ट करना चाहूंगी मैं कि जब भी कोई अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो सबसे पहले वो सक्रियत संकुल बनाते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकें, और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में इतनी एनर्जी रहती है कि वो टूट करके उत्पाद का फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ हम इस ग्राफ से भी देखें बच्चों, ये अभिकारक है A + BB, ये ऊर्जा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने से ये जो भाग है, उठा हुआ भाग है, ये कहलाता है यहाँ तक की एनर्जी। यदि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अभिकारक तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे सक्रियत संकुल बनेगा, अर्थात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी तब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा और उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उसके पास ऊर्जा नहीं रहेगी। जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन यहाँ पे जो स्लोप नीचे आ रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिकारक का सांद्रण घटता जा रहा है और उत्पाद यहाँ पे हमें मिल रहा है। यानी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट करके क्या बना रहा है बच्चों? उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि जब सक्रिय संकुल उत्पाद में वियोजित होते हैं तो प्रायः ऊर्जा मुक्त होती है। नेचुरली है कि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब ये उत्पाद बनाएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, अपने से निकालेंगे, परंतु अभिक्रिया के दौरान निश्चित ताप पर एंथैल्पी परिवर्तन स्थिर रहता है। यानी पूरी अभिक्रिया के दौरान एक निश्चित ताप पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो कि हम ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं, वो पूरा स्थिर रहता है। एंथैल्पी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता अभिकारक से उत्पाद बनने तक, क्योंकि यह अभिक्रिया व उत्पाद की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ मैंने आपको समझाया है और आशा है कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा और आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आइए देखते हैं कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन अभिकारक, इसका जो अभिकारक है वो उत्पाद में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए ये जो ऊर्जा अवरोधिका है इसको पार करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संपन्न होने के लिए, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए ऊर्जा अवरोधिका को पार करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ इस ग्राफ के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि ये ऊर्जा अवरोधिका है, यहाँ तक, यहाँ पे आके अभिकारक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है यानी सक्रिय संकुल बनाता है, और यहाँ से ये संकुल टूटता है और हमारा उत्पाद बनाता है। कुछ एनर्जी निकलती है लेकिन ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है और पूरी रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी का परिवर्तन जो होता है वो स्थिर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक किस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है? हमने इसके कारक पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उसमें हमने उत्प्रेरक का अध्ययन किया है। उसमें ये देखा बच्चों हमने कि जो उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया
में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, इसको इस ग्राफ के द्वारा भी हम समझेंगे जो कि अभी हमने पीछे अध्ययन किया है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अर्थात उत्प्रेरक, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया बच्चों संपन्न हो रही है और उस पर हम उत्प्रेरक उपयोग कर रहे हैं, तो वह उत्प्रेरक का जो रासायनिक संगठन होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन कहाँ प्रभावित करता है, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। आइए इस ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं कि उत्प्रेरक के बिना ये अभिक्रिया का ग्राफ दिख रहा है, ये अभिकारक है और यहाँ पे हमारा उत्पाद बन रहा है। यहाँ ये जो सीधी लाइन दिख रही है बच्चों, ये उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ है और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया का पथ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्प्रेरक द्वारा क्या है, ये जो डॉटेड यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों हम देख रहे हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और यहाँ हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ऊर्जा अवरोधिका है, यहाँ से लेके ये लाइन तक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि उत्प्रेरक के बिना, ये ग्राफ देखिए छोटा है और ये ग्राफ हमारा बड़ा है, यानी जब उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है तो ग्राफ से स्पष्ट है कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और जब उत्प्रेरक अनुपस्थित है तब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है उत्पाद में परिवर्तन के लिए। तो यहाँ हम ये ग्राफ से बच्चों बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि ये जो डॉटेड लाइन यहाँ दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये उत्प्रेरक के बिना एक सक्रियण ऊर्जा है, तो ये पूरा बढ़ रहा है ये ग्राफ में, और इस दोनों में बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं और उत्प्रेरक यहाँ पे बिना उत्प्रेरक के हमारी सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं अब संघट्ट सिद्धांत क्या है। कॉलिजन थ्योरी इसी से संबंधित है जो हमने अभी एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा है। संघट्टवाद क्या है, जिसे कि मैक्स ट्राउटच और विलियम लुइस ने 1916 से 18 में प्रतिपादित किया था, जो कि और्जिकी यानी एनर्जी तथा क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक प्रकाश डालता है। इसमें देखते हैं कि ये जो गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं को कठोर गोले के रूप में माना जाता है, यानी अभिकारक को क्या माना गया है बच्चों, कठोर गोले के रूप में माना गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है कि अणुओं के आपस में संघट्ट होने के कारण अभिक्रिया होती है। मतलब ये सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि जब तक अणु आपस में टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से नहीं टकराएंगे और टक्कर प्रभावी नहीं होंगे, तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपादित नहीं होगी। आइए देखते हैं इन्होंने आगे क्या कहा। इन्होंने कहा कि यदि अभिक्रिया मिश्रण है, रिएक्टेंट है उनका मिश्रण है, तो प्रति इकाई आयतन में, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा है कि प्रति सेकंड संघट्ट को क्या बोलते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, जिसे कि हम जेट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कि वे संघट्ट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा अर्थात दहली ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास होता है। सही अभिविन्यास से संबंध यहाँ पे ये होता है कि अभिकारक आपस में अरेंज होकर के उत्पाद में टूट जाएं, यदि उत्पाद बना लें तो उनका ये सही अभिविन्यास कहलाता है, जिसमें अभिकारक स्पीशीज के बंधों के टूटने तथा उत्पादों में नए बंध बनने से उत्पादों का बनना सुसाध्य हो जाता है, यानी अभिविन्यास। और यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी अभिकारक के पास, तो अभिकारक उत्पाद में तभी कन्वर्ट हो पाएगा। यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है बच्चों, A+B, ये कोई भी द्विअणु प्राथमिक अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया जो कि सीधे एक पद में संपन्न होती है। A+B = उत्पाद। चलिए यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या समीकरण दिया। वेग का दिया इन्होंने, वेग = ZAB e⁻⁸ जेड क्या है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट A और B के संघट्ट की आवृत्ति है। यहाँ ZAB दिया हुआ है, तो ये संघट्ट की आवृत्ति है जो अभी हमने पढ़ा है। e⁻⁸ EA के बराबर होता है। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होता है। इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो है वेग का, इन्होंने और दूसरा एक समीकरण दिया जिसे कि क्या दिया, वेग बराबर PZAB e⁻⁸
पी क्या है बच्चों यहाँ पे? प्रायिकता, जो इस बात को समाहित करता है कि संघट्ट में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, यानी उसकी आवृत्ति होना चाहिए और उसका एक उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, तभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण संघट्ट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के महत्वपूर्ण पद हैं जिन्हें कि हमें अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है। आशा है बच्चों आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहीं कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे यहाँ पे हम प्रकाश डालेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है आर्हीनियस समीकरण समझाइए, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी बताया। तीसरा पॉइंट है सक्रियण ऊर्जा क्या है। चौथा प्रश्न है हमारा संघट्ट सिद्धांत समझाइए, जो कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, उसमें सारे पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। पांचवा जो प्रश्न है हमारा दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में अंतर बताइए। आशा है बच्चों आपने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट किया होगा और इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।